गाइस, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इस मार्गदर्शन इवेंट के लिए आपने अपने समय बनाया। या मैं सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करना चाहूंगा विरोहन के इस मार्गदर्शन इवेंट में। या मार्गदर्शन इवेंट हम मार्गदर्शन इवेंट में हम एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाते हैं। या और जो कि आप जैसे एस्पिरेंट्स, आप जैसे बच्चे जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं अलग अलग फील्ड में, वो आप सबको करियर गाइडेंस देते हैं। आज हमारे साथ इंडिया के अलग अलग राज्यों से नीट एस्पिरेंट्स ज्वाइन किए हैं और उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपशिखा। डॉक्टर दीपशिखा जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड शी इज आल्सो परस्यूड हर मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी। डॉक्टर दीपशिखा, आपका स्वागत है हमारे इस इवेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लाइक टू थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर दिस नोबल कॉज। आई होप आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। डॉक्टर दीपशिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? डॉक्टर दीपशिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? Not able to unmute. Hello. Yes. Dr. Deepshika, wonderful. Welcome. So Yes, nice to thank meet you you. so much. Thank you so much, Mr. Ashish, for giving this introduction. Yeah, and it's pleasure is all mine कि मैं आके किसी भी तरह से अगर जो हमारी next generation के बच्चे हैं उनकी किसी भी तरह help कर सकूं, that is like pleasure is all mine. Yeah. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yeah. So I think we will just right away start with the event. मैं बस पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। तो हमारे साथ पूरे इंडिया से बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि हम कुछ ऐसा इवेंट करें। या और हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस गैदर कर रखे हैं पहले से। या जैसे बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सबको कहना चाहूंगा, यदि आपके पास पर्टिकुलरली डॉक्टर दीपशिका के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ड्रॉप कर सकते हैं। समय यदि हमें समय अलाउ करता है तो हम डेफिनेटली हम उन क्वेश्चंस को भी पिक करने की कोशिश करेंगे। या और जितने भी बच्चे इसमें, जितने भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट जो इसमें ज्वाइन किए हैं, या मेरा सबसे सबसे रिक्वेस्ट है कि एक गूगल लिंक या एक गूगल डॉक्यूमेंट अभी कमेंट में ऐड किया गया है। आप उस गूगल लिंक को प्लीज फिल कीजिए अपने मोबाइल नंबर और अपने नाम के साथ, और आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप सेंटर सी हमारे नजदीकी सेंटर सीईओ और एडमिशन डायरेक्टर्स के साथ आपको फ्री करियर काउंसलिंग दी जाएगी। या साथ में एक लकी ड्रॉ भी होगा जहां पे आप कुछ कूल गुडीज विन कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एक लिंक जो कि कमेंट सेक्शन पे है, आप वहां जाके इस गूगल लिंक को प्लीज फिल करें। या ठीक है, डन, ग्रेट। ओके डॉक्टर दीपशिका, या सो फोरम इज ऑल योर्स। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं वेरी बेसिक, या कि पहले हमें हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ के बारे में बताइए। या हम आए दिन पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो कर रहा है। बताइए हमें कि क्या परिवर्तन आए हैं पिछले कुछ सालों में, कैसे हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो कर रहा है। जी जरूर। सो हेल्थ केयर सेक्टर में घुसने से पहले, हेल्थ केयर सेक्टर को डिस्कस करने से पहले, आई गेस इन जनरल अगर हम इकोनॉमी का थोड़ा सा आइडिया ले लें, आई गेस दैट विल बी ग्रेट। सो वी ऑल नो कि इंडिया इज अ वेरी लाइक इट इज लाइक द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आजकल, राइट? काफी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं यूथ के लिए, एंड पिछले 10-15 साल में आई गेस नॉट ओनली इंडिया बट पूरी दुनिया का ही चेहरा बदल चुका है, राइट? जो आईटी टेक्नोलॉजी इन सब चीजों ने पूरा का पूरा बिल्कुल कोई पहचान ही नहीं सकता कि 15 साल पहले हमने खुद हम सभी ने देखा है कि हम सबकी लाइव्स छोटी से छोटी चीजों से लेके बड़ी से बड़ी चीजों तक हम सबकी लाइव्स कितनी चेंज हुई हैं, राइट? तो पूरी दुनिया ही एक अलग लेवल पे ग्रो कर रही है, एक अलग लेवल पे टेक्नोलॉजी ने सबको बहुत कुछ बहुत देन दी है, जिससे हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल, बहुत इजी हो गई है, राइट? तो उससे अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर एक सेक्टर है, जैसे रिटेल सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, बहुत से सेक्टर्स होते हैं, राइट? तो अलग अलग टाइमलाइंस में अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ देखा है। कभी आईटी का टाइम आया तो 10 साल मतलब बस जिसने आईटी किया है उसकी बस चांदी है। कभी रिटेल का वो ग्रोथ फेज आया। तो ऐसे जब हमारा पूरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, रेवोल्यूशन होता है दुनिया में, तो वो अलग टाइम पे अलग अलग इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं,
राइट? लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसका वो कभी ऐसे ग्रोथ बूम नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा ग्रो करती है। क्योंकि हेल्थ केयर एक ऐसी चीज है, हेल्थ, ठीक है, जब तक हम ये इंडिया कह लो या वर्ल्ड कह लो, ये हम लोगों से है, ह्यूमन से है। ह्यूमंस है, ह्यूमंस को अपनी तबीयत का ध्यान रखना ही रखना है। जब तक इंसान है तब तक बीमारियां भी रहेंगी, और टाइम के साथ साथ तो जो बीमारियां थी वो शायद बढ़ती जा रही हैं, या फिर हमारा बीमारियों के ऊपर हमारी पकड़ बेहतर होती जा रही है। तो पोल्यूशन लगा लीजिए, पॉपुलेशन लगा लीजिए, हम जिस तरह से उठते बैठते हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो काफी हेल्दी थे, लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, अब देखिए, अभी से किसी 35-40 साल के इंसान को पकड़ेंगे, 60-70% लोगों को घुटने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, राइट? लाइफस्टाइल चेंजेस का एक एग्जांपल, राइट? डाइटरी चेंजेस, हम डाइट बहुत ज्यादा फास्ट फूड, बहुत प्रोसेस्ड फूड खाने लग गए हैं, राइट? स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं, राइट? सो वैसे देखा जाए तो हेल्थ केयर एक ऐसी ब्रांच है जिसको ग्रोथ की ऐसे जरूरत नहीं है, कि वो हमेशा ही ग्रो करती है। उसका जो ग्राफ है हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, कभी भी नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक लोग रहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, वैसे हर इंसान को अपनी ध्यान रखना है, अपनी तबीयत का, हेल्दी रहना है, तो वो तो हेल्थ केयर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि अब आजकल हमारी ये पोल्यूशन है, कंटामिनेशन है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, स्ट्रेस है, डाइट में हमारा इतना सब कुछ हो चुका है, तो अब क्या है कि वो पहले अगर ऐसे ग्रो हो रहा था, तो अब वो सीधा थोड़ा सा ज्यादा एक्यूट हो गया है, थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में, क्योंकि अब लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है। जैसे कुछ चीजें हैं, स्किन, पहले लोग इतना ज्यादा सिर्फ बीमारी होती थी तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते थे। आजकल लोग इतने कॉन्शियस हैं कि जरा सा कुछ दाग नहीं होना चाहिए, लेजर ट्रीटमेंट करवाना है, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए। तो सिर्फ एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से ही नहीं, लुक्स पर्सपेक्टिव से भी हेल्थ सेक्टर ने बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी है कॉस्मेटिकली, राइट? तो या आपके सवाल का एक जवाब देते हो कि हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ वो तो हमेशा थी, वो पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हम ये चेंजेस देख रहे हैं अपने आसपास, तो वो ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसमें हम सबकी जो अवेयरनेस है, क्योंकि लोग इतने अवेयर हो चुके हैं हेल्थ केयर, अपनी हेल्थ को लेकर, हमारा इतनी जीना चाहिए, ऐसे करना है, तो आई गेस उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये सेक्टर इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। राइट, थैंक यू सो मच। आई एम गोना, मैं पिछले क्वेश्चन पे ही थोड़ा सा और ऐड करूंगा अगली हाँ क्वेश्चन। जी, हाँ जी, बिल्कुल। या जो हम जिस तरह से हेल्थ केयर ग्रो कर रहा है, उसी तरह से हम उतनी ही ज्यादा तरीके से पढ़ते हैं आजकल आए दिन न्यूज में कि जो शॉर्टेज ऑफ सर्टिफाइड मैन पावर है इन हेल्थ हाँ केयर, जी। या ये कितना सही है? और आप अगर इस पे हमें थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि मतलब हाउ इज बेसिकली द मैन पावर। हमने मतलब कोविड के दौरान भी देखा कि मैन पावर की आवश्यकता थी, काफी न्यूज चैनल्स पे ये फॉलो हुई थी न्यूज। तो फिलहाल हमारे पास हम कहाँ हैं विद रिगार्ड्स टू सर्टिफाइड मैन पावर? इस वर्ड सर्टिफाइड पे मैं एम्फेसिस देना चाहूंगा। हाँ जी। सो इसमें भी थोड़ा सा मैन पावर को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा हेल्थ केयर इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स बताना चाहूंगी सबको। जी। देखिए, जब भी कोई मतलब एक इंडस्ट्री किस किस चीज से बनती है, सबसे पहले जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है, ये बनता है 3 चीजों से बेसिकली। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा बेसिकली आपके हॉस्पिटल्स कितने हैं, हेल्थ केयर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वो कितने हैं, नर्सिंग होम्स कितने हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, यहाँ तो आपको मिल जाएंगे खूब सारे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम अच्छे मिल जाएंगे, पर उनका आउटरीच कितना है, गांव में, छोटे शहरों में कितने हैं ये, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा इसमें आ जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप हो चाहे प्राइवेट सेटअप हो, कि बेसिकली बिल्डिंग्स कितनी खड़ी हैं जहाँ पे वो एडिक्वेट जरूरत का सामान है, राइट। राइट, जहां पर एक पूरा एक ढांचा तैयार है, राइट, वो कितने हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो वो हो गई पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा हो गया मैन पावर, जिसकी आपने बात करी, राइट। अब ऐसा अगर ढांचा खड़ा है अलग अलग जगह पे, तो उसको चलाने के लिए लोग भी चाहिए। राइट। तो वो लोग कितने हैं, राइट? इस पे मैं और डिटेल में बाद में आती हूँ, पहले मैं थर्ड पॉइंट बताती हूँ, वो है रिसोर्सेस। अब वो इलाज करेंगे तो उन किस चीज से इलाज करेंगे?
आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको दवाइयां चाहिए, आपको बेड्स चाहिए, मतलब ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक सब कंपोनेंट भी कह सकते हैं, बट फिर भी इसमें थोड़ा नीडल्स हो गया, सर्जिकल ग्लव्स हो गया, ऑल दोज रिसोर्सेज जिससे कि उनको ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी, राइट। सो ये तीन तो बेसिकली हमारे कंपोनेंट्स हो गए कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, राइट। अगर हम वैसे देखें तो ये सारी चीजें शॉर्टेज में ही है इंडिया में, क्योंकि कभी भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया इन चीजों पे। क्वैक्स भी रहते हैं, मतलब वही बात है कि दिल्ली वगैरह जैसे शहरों में, जो बड़े शहर है, वहां पे इतना ज्यादा लोग भरे हुए हैं, राइट। वहां पे कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन अगर आप गांव में जाएं, छोटे शहरों में जाएं, वहां पे कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता। वहां पे पूरे के पूरे गांव के लिए सिर्फ एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, जहां पर शायद एक एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं मिलता उनको, राइट, क्योंकि वहां कोई जाना ही नहीं चाहता। सो ऐसी प्रॉब्लम्स हमेशा से रही हैं। तो इंडिया में इन तीनों ही चीजों की कमी रही है। राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं है जितना हमारी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, ना ही जी। मैन पावर उतनी है, ना ही रिसोर्सेज उतने हैं। जी। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली सर्टिफाइड मैन पावर, जो आपने बात की। तो जी। मैन पावर भी हमारी तीन कैटेगरीज में हो गई। पहले ओके। हो गए हमारे डॉक्टर्स, राइट, जो सबको पता है, डॉक्टर्स जो बेसिकली इलाज करते हैं, राइट। उसके बाद हो गए हमारे नर्सेज। नर्सेज भी सबको पता है कि नर्सेज हैं, तो जो सब बेसिकली उस सपोर्टिव केयर, जो भी सपोर्ट करते हैं डॉक्टर्स को। इन दो पे आके सबकी एक्चुअली सुई अटक जाती है। किसी को पता नहीं है कि डॉक्टर्स एंड नर्सेज जो हैं, अगर मैं, आई डोंट नो, ऑडियंस में से कोई अगर मैसेज में टाइप करना चाहेगा कि कितनी प्रतिशत, अगर हम 100 लोग काम कर रहे हैं एक हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स और नर्सेस कितने प्रतिशत, कितना परसेंटेज वो बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं, कोई बताएगा मैसेज में टाइप करके? हाँ जी, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा सबको लग रहा है कि 70-80% से बोल रहे हैं। जी इतना नहीं है, सिर्फ 30%, 30 to 35% बनाते हैं, राइट, जो बहुत कम है। तो बाकी मैन पावर कौन सी है? 60 to 70% कौन सी है मैन पावर? वो है हमारे टेक्नीशियंस, जो पैरामेडिक्स होते हैं, जो डॉक्टर्स और नर्सेस की भी हेल्प करते हैं, ऑपरेशन थिएटर को सेटअप करते हैं, आपके लैब टेस्ट करते हैं, आपके ब्लड टेस्ट करते हैं। आपने कोविड में देखा होगा, जो ब्लड टेस्ट करते थे वो कौन थे? वो ऐसे टेक्नीशियंस थे। वो बनाते हैं मेजर सेक्शन। और क्योंकि उसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ने भी कभी ध्यान नहीं दिया उनकी ट्रेनिंग पे, तो इसलिए उनकी बहुत ज्यादा कमी है इंडिया में। और जो आजकल उन हॉस्पिटल्स में काम भी कर रहे हैं, ये पैरामेडिक्स हैं, ये सर्टिफाइड नहीं है। ये क्या हुआ कि हॉस्पिटल्स को लगा अच्छा हमें कोई चाहिए, कोई सर्टिफाइड, मतलब कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी को लाके उन्होंने खुद ही ट्रेन कर दिया। तो क्या वो क्वालिटी उतनी अच्छी होगी? नहीं होगी, इसलिए वो अनसर्टिफाइड है। तो अगेन एक स्टैटिक डेटा पॉइंट, 100 में से सिर्फ 9 लोग हैं इंडिया में जो पैरामेडिक्स के उस पे रोल पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड है। सिर्फ 100 में से 9 लोग सर्टिफाइड हैं। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा ये हम कितना गलत कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के साथ और अपने देश के साथ। तो आप कह रहे हैं कि 91 आउट ऑफ 100 फिलहाल सर्टिफाइड नहीं है। जी जी। वाह, दिस इज ये बहुत ही एक बहुत ही बड़ा नंबर है। राइट। वाह। ओके। तो वही तो उसकी आपकी बात का जवाब देते, शॉर्टेज ऑफ सर्टिफाइड मैन पावर। एक तो मैन पावर कम है डेफिनेटली, और जो मैन पावर है उसमें से भी सर्टिफाइड तो और भी कम है, राइट। एंड इसमें एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगी मिस्टर आशीष, की फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज हैं, आप रातों रात इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ग्लव्स नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं थे, रातों रात हमने इधर उधर से दूसरी कंट्रीज से बात करके हमने मंगवा ली, वैक्सीन है हमने मंगवा ली, राइट, ऑल दोस थिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आजकल का जो कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म है, बहुत जल्दी होने लग गई है। ये सबने पढ़ा होगा, चाइना वगैरह ने 2 दिन में 3 दिन में पूरे की पूरी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, राइट। राइट। तो ये चीजें फिर भी वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ अगर बिल्डिंग्स नहीं है, एग्जिस्टिंग लोगों ने अपने खाली जगहें दी थी लोगों को हेल्प करने के लिए, राइट। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, आईआरसीटीसी की हमने ट्रेन्स को हमने कन्वर्ट कर दिया राइट राइट। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। यस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज आर स्टिल फिक्सिबल थिंग्स, राइट। लेकिन मैन पावर आप 1 लाख लोगों को इम्पोर्ट नहीं कर सकते कहीं से ट्रेंड, राइट। उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा आज से, क्योंकि उनको ट्रेन होने में, सब करने में साल 2 साल 3 साल लगेंगे।
और राइट। अगर हमारे पास इतनी शॉर्टेज है जो लाखों में है इस टाइम पे, तो इतनी लाखों करोड़ों की शॉर्टेज को हमें इमीडिएटली एड्रेस करना शुरू करना पड़ेगा, वरना हम रेडी नहीं है अपनी कंट्री को एक हेल्दी इकोसिस्टम देने में। परफेक्ट, परफेक्ट। ये काफ़ी अलार्मिंग है और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। या थैंक यू दैट मच, बट आई थिंक अभी के लिए मतलब बीइंग इन अ हेल्थ केयर साउंड्स लाइक अ वेरी गुड आइडिया। काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा टू बेसिकली बी डेफिनेटली। इन अ हेल्थ केयर। या डॉक्टर, कंटिन्यूइंग, आई एम ट्राइंग टू बेसिकली ऐड ऑन टू द प्रीवियस क्वेश्चंस ओनली। क्या ये हेल्थ केयर की जो हमारी मैनपावर की समस्या है, ये पहले से थी या कोविड के टाइम ये बढ़ गई या फिर कोविड ने ये सामने लेके आया? क्या है इसका, क्या असली सच क्या है? सो सी डिमांड तो हमेशा से थी, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। कमियां तो पहले भी थी, बहुत सारी कमियां थी, लेकिन वो होता है ना कि जैसे कोविड के कोविड की वजह से, तो आपने ठीक कहा, कोविड की वजह से सब चीजें सामने आ गई, एकदम से हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। क्योंकि पता ही नहीं, पता तो था सबको, गवर्नमेंट को भी पता था, लेकिन वही होता है, काम चल रहा है तो चला रहे हैं। हमारी भी ऐसे डेवलप्ड नेशन तो है नहीं, डेवलपिंग इकोनॉमी है, राइट? ये बजट कंस्ट्रिक्टेड है, हमने पता नहीं किस चीज पे कितना देना है, बहुत से फैक्टर्स हो जाते हैं। सो जो भी सारा बजट रूटेड था वो उसमें सिटीज में उन सब में काम हो रहा है, तो शॉर्टेज हमेशा से थी। लेकिन कोविड में क्या हुआ ना, वो एकदम से एक्सपोज हो गया। अरे राइट। अब क्या करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या हम इतने 130 करोड़ लोगों का ध्यान रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो वो गैप एकदम से बहुत एविडेंट हो गया कोविड की वजह से। एंड वो गैप जब इतना एविडेंट हुआ तो गवर्नमेंट के लिए भी वो बहुत शर्मनाक बात थी। एंड उसके बाद अब आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से जो हेल्थ केयर के लिए बजट है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। यस, यस। तो ऐसा, इसका मतलब ये पहले भी बहुत कमी थी, लेकिन हाँ, पहले कभी उन्होंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। राइट। राइट, अब जब वो प्रॉब्लम सामने आके खड़ी है और इस तरह से ट्रिपल कर रही है, अपाहिज कर रही है पूरे देश को, तो वो उनके पास कोई और चारा नहीं है, पर उनको कहीं ना कहीं इस चीज को इस चीज पे एक्टिवली काम करना शुरू करना पड़ेगा, और वो कर रहे हैं। और इनफैक्ट 2 साल में काफी काम भी हुआ है, प्रोग्रेस भी हुई है इन चीजों में, क्योंकि अब सबको दिख रहा है कि हेल्थ केयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप 2 साल कर लोगे, 5 कर लोगे, अल्टीमेटली कोविड तो चलो एक एग्जाम्पल है, अदरवाइज भी कितनी ही बीमारियां हैं जो आ रही हैं, कुछ ना कुछ चलता है। डायबिटीज, इंडिया इज डायबिटीज कैपिटल, राइट? सबसे ज्यादा डायबिटीज के लोग इंडिया में हैं, राइट? तो ऐसे चीजों के लिए क्या हम रेडी हैं? क्या हम उस चीज को टैकल कर पा रहे हैं? नहीं। तो वो एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली कोविड सॉर्ट ऑफ, मतलब डेफिनेटली हम सबकी लाइफ बहुत चेंज हुई हैं, बहुत इम्पैक्ट किया है कोविड ने। लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं वो एक अच्छी चीज थी, क्योंकि उनकी आंखें खुल गई, गवर्नमेंट की आंखें खुल गई कि ऐसे नहीं चलने वाला काम। अगर आपको देश को उन्नति करनी है तो सबसे पहले बाकी सारी एडवांसमेंट्स, बाकी सारी तरक्की, इंडस्ट्रीज, बाकी सब एक तरफ है, लेकिन लोगों की हेल्थ, दैट इज द कोर। अगर बंदा हेल्दी नहीं है, अगर वो डिजीज फ्री नहीं है, तो आपके देश में आप कितनी भी उन्नति कर लो, कोई पॉइंट नहीं है। तो एब्सोल्युटली। वो चीज आएगी, सबने रियलाइज करी है, एंड एवरीबडी इज वर्किंग वेरी हार्ड कि हम हेल्थ केयर सेक्टर को स्ट्रेंथन कर सकें। राइट। एंड दिस इज द रीजन ऑल्सो कि कोविड के टाइम में, कोविड से पहले जो हेल्थ केयर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट और वो सब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी, फोकस नहीं था। पहले फिफ्थ या सिक्स नंबर पे आता था एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में लोग। राइट। राइट। लेकिन अब आफ्टर कोविड वो सेम लाइक सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बन चुकी है इंडिया में। आप खुद देखिए कितना ज्यादा ग्रोथ हो गया है पिछले 2-3 साल में। राइट। आजकल यूथ है, उनके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। राइट। Done. Great. We have just got a question from in our comments जहाँ पे आकाश बिलासपुर से ये पूछना चाहते हैं या कि हेल्थ केयर डॉक्टर्स तक सीमित नहीं है। डॉक्टर्स के अलावा और कौन से मेडिकल प्रोफेशंस और हैं? आपने उस पे हल्की सी रोशनी ऑलरेडी डाली है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी कौन सी ऐसे मेडिकल प्रोफेशन है जहाँ पे अपना एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज एक नीट एस्पिरेंट बना सकता है डॉक्टर बनने के अलावा? ग्रेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एंड डेफिनेटली मैं इस चीज को डिटेल में भी डिस्कस करना चाहूंगी। सो मैंने भी जैसे कि मैंने मेडिकल फील्ड में ही अपनी पढ़ाई की है, तो जब मैं भी पढ़ रही थी, राइट, हमें भी ज्यादा अवेयरनेस नहीं, ये था कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं किया तो क्या करेंगे।
मतलब समझ नहीं थे उस टाइम पे। बट आज एटलीस्ट जो बच्चे हैं, मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं उनको गाइड कर पा रही हूँ इस एस्पेक्ट में कि कितना इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस होना कि डॉक्टर्स एंड नर्सेस तक ही मेडिकल प्रोफेशन सीमित नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जी राइट। सो जो हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, लाइक दे आर सच एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम, राइट राइट। इतना सारा, जैसे बताया 60 to 70% लोग ये टेक्नीशियंस ही बनते हैं, राइट। जो हेल्थ केयर, जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पेशेंट्स के कितने क्लोज कांटेक्ट में है, पेशेंट्स की हेल्प कर पा रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर पा रहे हैं ऐसे टाइम में। इस टाइम में खासकर जो कोविड का टाइम है पिछले 2 साल में, इतनी जो नीड निकल के आई है। और हमारे मतलब मैं कुछ उनसे मिली हूँ, पैरामेडिक से जो हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं, उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, मैं बता नहीं सकती। डॉक्टर्स तो अपना देख के चले जाते हैं, बाद में वो सारा उनका फॉलो अप, उनका सारा देखना करना वो कौन करता है? नर्सेस करती हैं और हमारे पैरामेडिक्स करते हैं, राइट। सो जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, आई गेस एक तो जो ये पैरामेडिक्स का एक वर्टिकल है, ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड है इंडिया में, और बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है देख के कि क्यों बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि अगर आप अब्रॉड में देखें, एक दो मेरे लोगों से बात में, एक दो फ्रेंड्स हैं वहां पे डॉक्टर्स, तो अमेरिका में भी और लंदन वगैरह में भी, वहां पे पैरामेडिक्स की बहुत वैल्यू है, एंड लोग एस्पायर करते हैं कि हमें इस सेक्टर में घुसना है, इस तरह हमें कंट्रीब्यूट करना है। जो मेडिकल लाइन में, जो हेल्थ केयर सेक्टर में घुसना चाहता है, वो सारे ऑप्शंस देखता है, राइट। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, और देख के बहुत दुख होता है कि क्यों क्यों बच्चों को पता नहीं है, क्यों उनको ये बताया नहीं जाता कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड बहुत ज्यादा फर्क पता है क्या है इन डॉक्टर वर्सेस अ पैरामेडिक में, जी डॉक्टर नर्सेज एंड पैरामेडिक्स में? इन्वेस्टमेंट का बहुत फर्क है। देखिए, हर की डॉक्टरी की पढ़ाई है या नर्सिंग, इनकी पढ़ाई बहुत महंगी है। टू बी ऑनेस्ट, हर कोई उतना अफोर्ड नहीं कर सकता उतना महंगा फीस देना। एक लाखों में उनका फीस स्ट्रक्चर होता है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। हर कोई गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन भी नहीं ले सकता, क्योंकि गवर्नमेंट सीट तो लिमिटेड है। प्राइवेट सीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ इयर्स हैं इन्वेस्टमेंट के, वो बहुत ज्यादा है डॉक्टरेट में। आप अगर डॉक्टरी करने निकल रहे हैं, कम से कम आप मान के चलिए 10 साल से पहले आपकी अर्निंग नहीं शुरू होगी। 5.5 साल की आपकी एमबीबीएस है, 3 साल की आपकी एमडी है, बीच में आपको प्रिपरेशन का भी टाइम चाहिए होता है, तो आपके 8.5 9 साल तो सिर्फ पीजी करने में है। एमडी के बाद आज कोई रुकता नहीं है, उसको डीएम भी चाहिए। तो 12 13 साल फिर आपकी जॉब लगेगी, आप अपना सेटअप होगे, 12 से 14 साल आप मान के चलिए आपको डॉक्टरी में लग जाते हैं। उतना टाइम हर बच्चा नहीं दे सकता, किसी के घर में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी को जल्दी अर्न करना शुरू करना है, अपना करियर सेटल करना है। तो उस हिसाब से भी फीस के लिहाज से, आपके इन्वेस्ट एनर्जी टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, पैरामेडिक्स एक बहुत अच्छी और बहुत सेफ ऑप्शन है। जब आप सिर्फ 1 2 3 साल का कोर्स करके बहुत जल्दी अर्न करना शुरू कर सकते हैं, एंड आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं रहता। तो एक तो आप हेल्थ केयर सेक्टर को तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, आप चाहते थे कि आप हेल्थ केयर सेक्टर में लोगों की सेवा करें, या आप एज अ रिप्यूटेड प्रोफेशन, एज अ रिप्यूटेड इंडस्ट्री आप एंटर करना चाहते हैं, विच इज ग्रेट, यू वांट टू हेल्प योर कंट्री, विच इज ग्रेट। उसके साथ साथ आपको बहुत जल्दी अर्निंग मिलनी शुरू हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर हेल्थ केयर फील्ड जो है डॉक्टर्स और नर्सेस। वो बहुत अच्छी चीज है। तो लाइक ये चीज, मतलब जितना अवेयरनेस आई गेस गवर्नमेंट को ये चीजें स्कूल में ही 9th 10th में बच्चों को बताना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं सबके लिए। क्योंकि वो ये 2 3 चीजें पता होती है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, ये 2 3 कर लो। बट ये सब चीजें बच्चों को पता होंगी तो वो एस्पायर करेंगे, उनका भी मन करेगा हम ऐसा कुछ करें, उसके जी उनका खुद का फायदा होगा, देश का फायदा होगा, हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का फायदा होगा। So, सारी तरफ से बहुत ज्यादा हम बेनिफिट में रह सकते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस डायरेक्शन में आगे बढ़े। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दैट। या एक और क्वेश्चन मैं कमेंट से लेना चाहूंगा, जहाँ पे आगरा से शारिक पूछ रहे हैं, अगर आप थोड़ा डॉक्टर नर्सेज वर्सेस पैरामेडिक में थोड़ा सा और बता पाएं कि इसको हाउ डू वी बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दो में, या हाउ इज इट डिफरेंट? एक नर्स का प्रोफेशन और एक पैरामेडिक्स का प्रोफेशन है, ये अलग अलग कैसे हैं? इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी और रोशनी डालें। जी,
तो देखिए नर्सेस का जो बेसिकली काम होता है वो होता है सपोर्टिव केयर देना। ठीक है, डॉक्टर आगे देख के चला जाता है। डॉक्टर ने देख लिया कि हाँ इसको ये है, का ये करना है, अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, वो सारा का सारा मेंटेन करना। प्रिस्क्रिप्शन लिखा है दवाई, अगर सपोज जो एडमिटेड है लोग, लाइक किसी की सर्जरी हुई है या कुछ भी है, जी वो इन पेशेंट बेसिकली, ठीक है, जो एडमिटेड है उसका सारा केयर, ठीक है, उसका जो भी आपकी दवाइयां टाइम पे जा रही हैं, उसको इंजेक्शन लगना है, आईवी लगना है, उसका प्रॉपर मेंटल, वो एवरीथिंग वो नर्स करती है, प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ केयर, बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, ओके दैट इज नर्स, राइट। उसका सारा ट्रीटमेंट एक्चुअली, मतलब जो बेसिक नॉट ट्रीटमेंट, नॉट सर्जिकल वाला, आईवी देना, इंजेक्शंस देना, दवाइयां टाइम पे देना, उसको बाकी सब चीजों का ध्यान रखना, राइट। वेयरएस जो हमारा पैरामेडिक्स हैं उसमें बहुत सारे रोल्स हैं अलग अलग, राइट। पैरामेडिक्स में जैसे मैंने आपको बताया एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन जी जो आपका टेस्ट करता है। अगर आपको कोई भी बीमारी है और आपको डॉक्टर ने बोला कि अरे ये तो बुखार आ रहा है पिछले 15 दिन से, कारण नहीं समझ आ रहा कि बुखार का कारण क्या है, वायरल होता तो इतनी देर ना रुकता, तो जी क्या करें? तो इसका मतलब बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो सामने नहीं आ रही। बुखार तो एक सिम्टम है ना। राइट सो उसके लिए डॉक्टर क्या बोलेगा? ब्लड टेस्ट करा लो, जी ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, ठीक है। आप कहोगे सिर बहुत दुखता है तो ठीक है ये टेस्ट, मतलब वो कुछ टेस्ट लिख के देते हैं आपको, राइट। उससे क्या होता है, बॉडी की जो हमारे अंदर चल रहा है बायोकेमिस्ट्री और वो सब चीजें हैं, ब्लड लेवल्स बड़े होते हैं, वो सब चीजें निकल के आती है कि अंदर प्रॉब्लम क्या है। वो टेस्ट एक पैरामेडिक करता है जिसका नाम होता है मेरा मेडिकल लैब टेक्नीशियन। जी तो ओके जब आप लैब जाते हैं, वहां आपको कोई ब्लड सैंपल लेता है, उस ब्लड सैंपल को लेकर, ऐसा नहीं कि बस ब्लड लेके उसमें फिर क्या देखना है, उस ब्लड को आप कुछ प्रोसेसिंग करोगे, उसकी स्लाइड्स बनाओगे, उसको अलग अलग टेस्ट के लिए, ब्लड के भी हजारों में टेस्ट होते हैं, राइट। बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, तो एग्जैक्टली उस ब्लड के कौन से कॉम्पोनेंट को कैसे देखना है, क्या करना है, तो उसमें बहुत नॉलेज जाती है। जी वो एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन करता है हर तरह के टेस्ट, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट, सीएसएफ, सीरम, मतलब हर तरह का टेस्ट आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियन करता है, जो खासकर आजकल कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है, क्योंकि आपका वो और सारा जो स्वैब लेना होता था, सारे तरह के टेस्ट होते थे, वो बेसिकली ये एमएलटीज करते थे, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। वैसे ही एक होते हैं ऑपरेटिंग थिएटर टेक्नीशियन। तो जो एक मरीज का हमारा उसका एक ऑपरेशन होना है मान लीजिए, तो जितनी भी तैयारी है, नर्स तो मतलब जितनी भी तैयारी होगी कि जो ओटी है वो सेटअप ढंग से है या नहीं है, वहां सारे इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज्ड है या नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट्स को सारा केयर करना, वो ऑपरेशन हो जाने के बाद वापस सब कुछ समेटना, पेशेंट को लेके आना, लेके जाना, लाइक ऑल दोज थिंग्स, वो सब हमारा ऑपरेटिंग थिएटर टेक्नीशियन करता है, राइट, व्हिच इज अगेन अ वेरी डिफरेंट। ऐसे ही हमारे होते हैं मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियंस। मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियंस में जैसे जो एक्सरे लेते हैं, राइट, नर्सेज एक्सरे नहीं ले सकती, उनको नहीं आता है एक्सरे लेना, सीटी स्कैन करना, एमआरआई करना, एक अलग ब्रांच है, ये भी एक पैरामेडिक्स है। तो इसलिए पैरामेडिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आई में अलग होते हैं, कार्डियक में अलग होते हैं, जो दिल के मरीज होते हैं, ये बहुत अलग अलग स्पेशलिटीज हैं। तो उसमें तो इसलिए पैरामेडिक्स एक बहुत अलग सेक्शन है जिसमें बहुत अलग अलग स्पेशलिटीज है जो बहुत नीश रोल प्ले करते हैं, वर्सेस नर्सेस जो एक जनरलाइज्ड केयर प्रोवाइड करते हैं एज एन सपोर्टिव एंड एज असिस्टेंट टू डॉक्टर। तो ये बेसिक फर्क है। इसके साथ में एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगी जो शायद पैरामेडिक्स में नहीं आता है, बट सॉर्ट ऑफ एक हेल्थ केयर का सेक्शन ही है, और वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हॉस्पिटल में सिर्फ हमारे मेडिकल लोग नहीं होते, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर से भी चलता है, जो लोग सारा कुछ देख, रिसेप्शनिस्ट हो गए, फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर्स, जो सारा हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन करते हैं, सारे डॉक्टर्स नहीं होते। वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए जो हेल्थ केयर सेक्टर में आके किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बेसिकली मैनेज करना चीजों को, जिनको थोड़ा मैनेज करने का शौक है, थोड़ा लीडरशिप में जिनमें क्वालिटीज हैं, वो राइट डेफिनेटली इस तरफ भी ट्राई कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का एक जॉब रोल होता राइट थैंक यू सो मच आई थिंक यू गिवन जितना मैं चाहता था आपने उससे ज्यादा हमें बताया मैं लेकिन फिर भी एक एक इसमें चाहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ या
क्या मतलब ये एक आपने आपने पैरामेडिक को एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में बताया है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ एक एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कोर्स कर रहा है, तो उसकी जर्नी क्या रहेगी? मतलब अगर हम 5 या 10 साल उसकी एक जर्नी समझने की कोशिश करें कि किस तरह से ग्रोथ आएगा उसके करियर में, उसकी जर्नी के बारे में आप थोड़ा-सा थोड़ी-सी और रोशनी डाल सकते हैं? श्योर। सो जर्नी बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि कुछ सेक्टर्स होते हैं जो सॉर्ट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। जनरली जैसे हम जो बात करते हैं, जैसे कुछ भी है, अलग अलग फील्ड्स हैं जो इंडिविजुअली लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो काम जैसे हम काम करना शुरू करेंगे एज वो ही काम करते हुए रिटायर हो जाते हैं, जी। राइट। तो वो थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे मतलब एग्जाम्पल तो वैसे रेलिवेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बट जैसे आप मान लीजिए एक शॉप चला रहा है कोई इंसान, ठीक है, वो अपनी शॉप चला रहा है, ठीक है, वो खुद ग्रो करना चाहे बात अलग है, बट वो वहीं से वहीं बैठ के उतना ही काम करते हुए रिटायर हो राइट, जाएगा। प्लम्बर कारपेंटर होते हैं, ये सब है, उनको मतलब कुछ ग्रोथ, उन्होंने जो काम करना शुरू किया वही करेंगे। ये राइट, अनरेगुलेटेड अनस्ट्रक्चर्ड वो हो गए। राइट, वर्सेस एक स्ट्रक्चर, जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, राइट, वहां पे कोई क्लर्क ज्वाइन करेगा, फिर ऑफिसर होगा, फिर स्केल टू ऑफिसर होगा, राइट। राइट। तो जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है हमारी, वो एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जी, वहां पे हिरार्की होती है, जी, और जहां पे हिरार्की होती है वहां पे ग्रोथ होती है। राइट, तो अगर एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन एज एन असिस्टेंट ज्वाइन करता है किसी को हेल्प करते हुए, वो इवेंचुअली मेडिकल लैब असिस्टेंट से मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनेगा, ओके, मेडिकल लैब टेक्नीशियन से मेडिकल लैब हेड बनेगा, ओके, राइट। तो वो जर्नी बहुत क्लियरली डिफाइंड है। ओके, सिमिलरली आपने एचए का पूछा, जी, ठीक है, वो ही माइट ज्वाइन एज अ फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर, जहां पे वो सिर्फ जो वहां पर रिसेप्शन पे बैठ के लोगों की क्वेरीज रिजॉल्व कर रहा है। राइट, Eventually that person might move to a position of जहां पूरा फ्लोर कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो एक बहुत और नीच रोल है, क्योंकि वहां पर आपको पेशेंट्स को भी देखना है, आपको पेशेंट्स के फैमिलीज को हैंडल करना है, तो वो राइट, फ्लोर कोऑर्डिनेटर हो सकता है। राइट, जब वो और ग्रो करेगा तो वो पूरा का पूरा मल्टीपल फ्लोर्स कोऑर्डिनेट कर सकता है, देख सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, हुँ, राइट। डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल सेक्टर में जाने का एक और फायदा ये है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड प्लेस है, जहां राइट, पर आपकी प्रमोशंस होती हैं, आप ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस रोल में ज्वाइन किया तो आप इसी रोल से रिटायर हो गए, नहीं। राइट, आपके एक्सपीरियंस के साथ जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, डेफिनेटली आपको जो सैलरी में ग्रोथ मिलती है वो तो है ही, बट आपको आपकी पोजीशन में भी, आपके टाइटल में भी ग्रोथ मिलती है। तो वो राइट, एक बहुत अच्छी चीज है जो एक हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में है। राइट। लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड देन वी विल बेसिकली हम आपको फिर हम आज 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 के लिए हम आपको रिलीव करेंगे। या बट सबसे ज़्यादा हॉट क्वेश्चन जो आया है, जिस तरह से ये पूरी इंडस्ट्री हॉट हुई है, जिस तरह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जैसे बता रहे हो कि रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। क्या सैलरीज़ भी उसी तरह से बेहतर हुई हैं? अ, जी मैं अगर मैं नंबर्स बताऊं तो सैलरीज ट्वाइस हो गई हैं पहले से, मतलब आप कोविड डबल। कोविड टाइम्स के बाद कोविड कोविड आप कोविड कोविड टाइम के हुँ, ड्यूरेशन एंड कोविड टाइम के बाद, वाओ! फैंटास्टिक। तो मतलब डबल होना सैलरी छोटी बात नहीं होती। डबल होना बिल्कुल, एब्सोल्युटली मेरी तो सैलरी तो मतलब डबल हुई हम है। किसी की भी नहीं, इनफैक्ट डॉक्टर्स या किसी का भी ले लीजिए, डॉक्टर्स भी रहे हैं उस टाइम पे, जी, नर्सेस भी रही हैं, किसी की सैलरी डबल नहीं हुई, लेकिन पैरामेडिक्स की सैलरी डेफिनेटली डबल हो गई है। वाओ! क्योंकि सी सैलरी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, डिमांड सप्लाई गैप है, राइट। एब्सोल्युटली, जैसे आईटी में सबको पता है कि ये अब ऑनलाइन का जमाना हो गया है, हर चीज ऐप से है, तो आईटी सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। वहां राइट, पे लोगों को बहुत ग्रोथ मिली है, क्यों? क्योंकि इतने लोग नहीं है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जितने लोग हैं वो सर्विस लेने के लिए, राइट, राइट। तो इसलिए जितने लोग हैं वो अपने रेट बढ़ा के जाते हैं, वो अपने रेट बढ़ा के जॉब लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी डिमांड है। राइट, हमारी पोजीशन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो यहाँ से मैं, ये लोग मुझे इतने पैसे नहीं, कोई और देगा, क्योंकि मेरी डिमांड हर जगह है। करेक्ट, वैसा ही पैरामेडिक्स शॉर्टेज ही इतनी ज्यादा है, हुँ, करोड़ों में लोग चाहिए, ठीक है। तो इतने जब करोड़ लोग चाहिए, तो जितने लोग एग्जिस्टिंग हैं वो तो अपना रेट कहेंगे ही ना कि मैं तो, जब डिमांड है मैं तो ज्यादा में काम करूंगा, क्यों नहीं करूँ, हुँ, क्योंकि जब है ही नहीं लोग, तो हाँ।
आज जब आप करोड़ों कह रही है, तो आज के एक अनुमान अगर दिया जाए, आज कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं एक पैरामेडिक की? तो अगर आप आज की बात करें तो 1 से 1.5 करोड़ जॉब्स आज की डेट में शॉर्टेज है। और वाह! ये नंबर अगर आप 2025 तक जाएं तो 2025 में जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, तो चांसेस है कि 3.5 से 4 करोड़ तक जॉब्स होंगी इस हेल्थ वाह! केयर फॉर और ये पैरामेडिक। और ये तब के दौरान जब हम आए दिन न्यूज़ में सिर्फ केवल यही सुनते हैं कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा गलत फहमी है लोगों की। अनएम्प्लॉयमेंट तो तब बढ़ता है अगर जॉब्स नहीं होती। जॉब्स हैं, एंड जॉब्स करने वाले यूथ पॉपुलेशन भी तो इतनी है, तो यूथ भी बहुत है। लेकिन बात है कि जो जॉब्स हैं और जो यूथ हैं वो आपस में मैच नहीं होते। गॉट इट। यूथ को पता ही नहीं है कि ये वाली जॉब्स मैं कर सकता हूँ। अगर उसको आप बताओगे पैरामेडिक, तो ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे को तो, मैंने तो +2 के बाद ये किया है, या मैंने तो +2 की पढ़ाई नहीं की है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। जी, और जो वो जॉब्स वाले हैं उनको पता नहीं कि ट्रेन कैसे करना है। वो ट्रेनिंग, क्योंकि एक हॉस्पिटल थोड़ा ट्रेनिंग करेगा, उनको तो एक प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो वो राइट, ट्रेनिंग कर सकते हैं लोगों की। जी, राइट, वो प्लेटफॉर्म्स या तो गवर्नमेंट दे या कोई प्राइवेट प्लेयर निकल के आए। राइट, अब वो प्राइवेट प्लेयर निकल के आ गया, वो किस्मत है इंडिया की। नहीं निकल के आया तो फिर ऐसे ही चलेगी गाड़ी। सो राइट, ये है, मतलब आज के डेट में आप देखिए 1 से 1.5 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। तो अब जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो तो अपना भाव बढ़ाएंगे ही ना, कि नहीं हम तो भाई ज्यादा सैलरी में काम करेंगे, और वही हो रहा है। सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, एंड राइट, लोगों को वैल्यू दिखने लगी है। लोगों को दिख रहा है कि हम कैसे इस चीज को अब तक इग्नोर करते आ रहे थे। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर, या 16 लाख नीट एस्पिरेंट हर साल एग्जाम देते हैं, जिनमें जी। से कुछ अभी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। यदि आपको उनको कुछ करियर एडवाइस देना होगा, आई नो हमने पूरे 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 इस प्रोग्राम के दौरान वही किया है, लेकिन क्या आप एक करियर एडवाइस उन्हें अंत में देना चाहेंगे? जी। सो या स्टूडेंट्स, दिस इज सो सी 16 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, राइट, एंड सीट्स कितनी कम है, ठीक है, हार्डली 5% बच्चे हैं जो एक्चुअली मेडिकल फील्ड में घुस जाते हैं। राइट, मैं रही हूँ उन बच्चों में, मैंने वो एग्जाम दिया है, मेरी फ्रेंड्स को देखा है मैंने, कईयों का क्लियर हुआ था, कईयों का नहीं क्लियर हुआ था। जिनका नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है वो काबिल नहीं थे, बट एक एग्जाम की बात है, एक एग्जाम से हम पूरा टेस्ट कर रहे हैं कि कौन डॉक्टर बनेगा कौन नहीं। जी, तो इस एग्जाम को अपना लाइफ का एग्जाम मत समझिए। ये सिर्फ एक एग्जाम है। राइट, क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, जरा आंखें खुली रखिए बस। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, और एक अपॉर्चुनिटी के बारे में हमने आज बात की। राइट, तो अगर ये नहीं होता है तो ये जिंदगी का एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपका एक एग्जाम है जिसमें पूरी मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से उसको अटेम्प्ट करिए। क्लियर हो जाता है तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। नहीं होता है तो भी बढ़िया है, तो भी आपके लिए बहुत चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत से और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए, वहां पर एफर्ट कीजिए। और अगर आप मेहनत से, लगन से किसी भी काम को करेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। राइट, ये तो सब कहते ही हैं, बट अब मैंने तो, अब आपने आसपास बहुत लोगों को देख लिया कि जो थोड़े बहुत परेशान होके थोड़े वो हो जाते थे, लेकिन अब सब सेट है क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना लगे रहे, अपनी मेहनत करते रहे। और आज के डेट में कोई जल्दी कोई लेट, सब सेट हो जाते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जी, और आपको वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां मिली वहां उसको पकड़ना पड़ेगा। राइट। तो या हाँ जी मिस्टर आशीष, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। डॉक्टर दीपिका, दिस इज बीन इमेंसली इंफॉर्मेटिव। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है आपके आपके साथ। या मैं आपका आई वुड लाइक टू थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने प्लेजर इज ऑल माइन। इतनी कीमती समय से आपने ये मार्गदर्शन इवेंट का मैं जुड़ी और उनका पार्ट बनी। या थैंक यू सो वेरी मच। या एंड आई विश यू अ फैंटास्टिक डे अहेड आफ्टर दिस। Thank you so much for having me here, and it was great to interact with these lovely students. अपना टाइम याद आ गया जब हम भी ऐसे ही इस जगह पे बैठते थे। So all the students, all the very best, and I wish कि आप सब बहुत सक्सेसफुल हो लाइफ में, एंड कभी भी हिम्मत ना हारें। जो भी होता है जस्ट लाइफ में आप उसको बहुत हिम्मत से फेस करके जो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उनको डेफिनेटली अवेल करें। Thank you, Dr. Deepshika. Thank you so much. You have a great day. Yeah. थैंक यू सो मच।
वंडरफुल। ठीक है, सो ये थी हमारे साथ डॉक्टर दीपशिका। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर राघव भारद्वाज। या राघव करियर गाइडर एक्सपर्ट हैं जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है। राघव, आपका स्वागत है। थैंक यू आशीष। राघव, आप काफी लंबे समय से विरोहन के साथ जुड़े हैं और विरोहन एडटेक हेल्थ केयर की दुनिया में एक बहुत ही विश्वसनीय ब्रांड बनता जा रहा है। या मैं आपसे केवल एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। या हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए विरोहन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है? थैंक यू आशीष, एक तो मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं बच्चों के साथ वो पॉइंट शेयर कर सकूं कि आज के टाइम की जरूरत क्या है और हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों के लिए, ना ही सिर्फ देश भर में, बजाय अपने देश को। हमारी कोशिश ये है कि मुझे लगता है अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने देश के बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर पाए। अब सबसे पहले हम आते हैं इस बात के ऊपर कि आज के टाइम में, जैसे अभी डॉक्टर दीपशिका को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने एक अच्छी बात कही कि हमारे देश में नौकरियों की कमी नहीं। इसका मतलब हमारे देश में जरूरत है बहुत सारे बच्चों के नौकरी करने के लिए। तो फिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पाती? मैं आपके साथ एक छोटा सा डेटा शेयर करना चाहूंगा, एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में हमारे हायर एजुकेशन का जो सिनेरियो है वो क्या है। तो आज के टाइम में हायर एजुकेशन में कुछ एक अराउंड 4 करोड़ बच्चे हर साल 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिला लेते हैं। ओके, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। राइट। ये बड़ा नंबर इसलिए है क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी जनसंख्या 4 करोड़ नहीं। राइट। तो अगर 4 करोड़ बच्चा आपके पास 12वीं पास करके कॉलेज में जाता है, राइट, तो क्यों जाता है? कॉलेज जाने का या डिप्लोमा करने का या डिग्री करने का बच्चे का उद्देश्य क्या है? बच्चे का उद्देश्य है कि वो एक सफल भविष्य बना पाए। राइट। अंत में वो 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ाई करके एक नौकरी ले पाए जिससे उसका भविष्य उज्जवल बने, बेहतर बने। करेक्ट। उसका कल, आने वाला कल आज से कहीं बेहतर हो। राइट। ये हर बच्चे का, उसके माता पिता का एक सपना भी होता है और एक उद्देश्य भी होता है। राइट। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन 4 करोड़ में से कुछ एक अराउंड 70% बच्चे ही पास हो पाते हैं। ओके। अब अलग अलग रीजंस हो सकते हैं बच्चों के ड्रॉप होने के। जी। कोई पढ़ाई में अच्छा ना रह पाया या किसी को अपने घर की परिस्थितियों की वजह से लंबी पढ़ाई नहीं कर सके और फिर वो ड्रॉप कर जाते हैं। जी। इसके 2 मुख्यतर कारण ये है कि हिंदुस्तान में जो डिग्री प्रोग्राम्स है वो काफी लंबे हैं। राइट। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मेडिकल के जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो 5.5-6 साल की है। जी। जो हमारी लॉ की पढ़ाई है वो 5 साल की है। राइट। जो हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो 4 साल की है। राइट। तो जब कॉलेज की डिग्रीज इतनी लंबी होती है तो अधिकतर बच्चे किन्हीं ना किन्हीं रीजन से, किसी वजह से वो ड्रॉप कर जाते हैं। जी। इस कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। राइट। जो दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर बच्चे को एक समान लेवल की एजुकेशन नहीं मिल पाती। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे अगर आप दिल्ली में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप कलकत्ता में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि हर बच्चे को सेम टाइप की नॉलेज या ट्रेनिंग मिल रही हो। राइट। वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपके कॉलेज के ऊपर, आपकी फैकल्टी के ऊपर, और ऐसी अन्य काफी रीजंस हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करती है। कोविड के बाद तो वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपकी घर में इंटरनेट की स्पीड कितनी है, बिल्कुल, या आपके पास एक स्मार्टफोन है या नहीं। राइट। तो मैं बहुत वजहों में नहीं घुसना चाहूंगा, पर मैं डेफिनेटली इस बात को बताना चाहूंगा कि अन्य अन्य रीजंस की वजह से एक 70% बच्चा ही कॉलेज से डिग्री लेकर, डिप्लोमा लेकर निकल पाता है। राइट। तो कुछ एक अराउंड 2 करोड़ 80 लाख बच्चे हमारे कॉलेज से निकलते हैं। अब सबसे बड़ी जो मुद्दा है, जिस बात को मैं सब बच्चों से भी शेयर करना चाहूंगा और आपके मंच पे बताना चाहूंगा, कि इसमें से सिर्फ 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फाइनली नौकरी मिल पाती है। ओके। 4 करोड़ के 40% नहीं, 2 करोड़ 80 लाख के 40%।
तो एक मोटा मोटा नंबर हम पकड़े तो कुछ 1 करोड़ बच्चे हमारे हर साल नौकरियां ले पाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी दिक्कत क्यों हो जाती है? ये एक बहुत बड़ी दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि जो सक्सेस रेट है आज के टाइम का, वो 4 में से 1 बन जाता है। तो 3 बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पाती हैं जी। अब वो 3 बच्चे क्या करेंगे? या जो एक बच्चे को नौकरी मिली है, क्या वो उसके मन की नौकरी है? तो विरोहन का ये उद्देश्य रहा। जब मैं विरोहन के साथ जुड़ा आज से काफी साल पहले, तो और क्योंकि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से ही हूं और हम इतने सालों से बच्चों के साथ काम करते आए हैं, तो हमें ये समझ आया है कि हर बच्चा अपनी हायर एजुकेशन के बाद नौकरी करना चाहता है। पर हमें, जैसे अभी डॉक्टर दीपशिका भी ये कह रही थी कि हर 5 साल में 10 साल में इंडस्ट्री बदलती है। कभी रिटेल में बूम आता है, कभी एविएशन में बूम आता है, कभी टेलीकॉम में बूम आता है। एक दौर था जब आईटी और इंजीनियरिंग में बहुत बूम आया, पर हेल्थ केयर का वो बूम हमेशा रहता है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि नौकरियों की मांग चेंज हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कैसे। आज से 20 साल पहले या आज से 40 साल पहले आप जिस तरह से नर्सिंग होम या अस्पताल में जाते थे, जिन तरीके से आपका इलाज होता था या आपके मेडिकल टेस्ट होते थे या एक्सरे होता था, आज का युग बहुत ही आधुनिक युग हो गया है जी। जो डिपार्टमेंट्स हो गए हैं वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं, मशीन्स एकदम से नई आ गई हैं, सारे सिस्टम्स ऑटोमेटेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है पेशेंट को दिए जाने वाले इलाज पर और उसको दिए जाने वाले माहौल पर जी। तो जो एक्सपेक्टेशन है एक एम्प्लॉयर मतलब वो संस्था या वो हॉस्पिटल या वो कंपनी जो इन बच्चों को कॉलेज के बाद नौकरी देती है, वो बहुत अलग हो गई है। पर जो पढ़ाई अलग अलग संस्थान या अलग अलग कॉलेजेस बच्चों को करा रहे हैं, उनमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। एक छोटा सा उदाहरण इसका ये है कि आईआईटी में आज भी वही पढ़ाई हो रही है जो आज से 35 साल पहले हो रही। अब आईआईटी के बच्चे के पास फिर भी बहुत सारे मौके मिल जाते हैं, पर हमारे अधिकतर बच्चों को उतने मौके नहीं मिल पाते। तो विरोहन ने इस उद्देश्य को सबसे पहले समझा और फिर उस बात को सॉल्व करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए कदम उठाए। तो हमने क्या कदम उठाए? सबसे पहले हमने जाना कि हम 4 में से 1 बच्चा अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो हम क्या करें। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि देश में बहुत सारी नौकरियां पैदा करने, क्योंकि नौकरी पैदा करना किसी एक कंपनी के हाथ में नहीं होता जी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम 4 में से 1 की जगह हर 4 में से 4 बच्चे को उस लायक बना दे जिसे नौकरी मिल सके। तो ये हमारा पहला उद्देश्य था कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जॉब रेडी कर पाए। अब जॉब रेडी आज के टाइम में क्या है? जॉब रेडी आज के टाइम में है बच्चों को वो स्किल देना जिससे उसे जॉब मिल पाए। हम एक इंजीनियरिंग कर लें या लॉ में डिग्री ले लें या कल को फार्मा कॉलेज में दाखला ले लें, 4 साल 5 साल पढ़ाई कर लें, पर अगर हमारे अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, सिर्फ किताबी ज्ञान है, पर वो ज्ञान नहीं है जो आज के टाइम में इंडस्ट्री को चाहिए या हमारे एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर को चाहिए, तो उसके बाद भी शायद हम उन बच्चों में आ जाएंगे जो डिग्री तो ले गए पर जिन्हें नौकरी नहीं मिली। तो विरोहन ने क्या किया? विरोहन ने सबसे पहले समझा वो वाले प्रोग्राम्स कौन से हैं जिनकी आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड है। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में बजाय पूरी दुनिया में है हेल्थ केयर। उसमें भी हमने बहुत गहन शोध करके, बहुत जांच पड़ताल करके पाया कि डॉक्टर्स की और नर्सेस की उतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत अभी, जैसे डॉक्टर दीपशिका बता रहे थे, जितनी टेक्नीशियंस की जी। अगर मैं आपको एक नंबर देना चाहूं तो आज की डेट में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ टेक्नीशियंस की जरूरत है पूरे हिंदुस्तान में जी। ये नंबर जब हम पूरी दुनिया का देखते हैं तो वो इतना बड़ा नंबर होगा आशीष कि शायद बहुत सारे हमारे दर्शक या बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो आज हमसे जुड़े हुए हैं वो शायद उस नंबर पे विश्वास भी ना कर पाए, पर वो नंबर सच है, इतनी ज्यादा जरूरत है। तो पहला हुआ कि हमने फिगर आउट किया कि किस रोल की, किस डिग्री की या डिप्लोमा की आज के टाइम में जरूरत। दूसरा हमने पता किया कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे पास आउट नहीं हो पाते। तो बच्चे ज्यादातर पास आउट नहीं हो पाते क्योंकि उनका, जब आप 4 साल एक पढ़ाई को करते हैं तब आपका मोटिवेशन उस पढ़ाई को करने का धीरे धीरे गिरता है, या फिर वो पढ़ाई सिर्फ कॉलेज जाके हो रही है, उसमें प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, तो आपका मोटिवेशन
नीचे नीचे आने लगता है। तो विरोहन ने क्या किया, विरोहन ने एनएसडीसी, जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, उनके साथ मिलकर एक प्रोग्राम क्रिएट किया हेल्थ केयर में, जहां पे हम बच्चों को 2 साल के एडवांस डिप्लोमा में ट्रेन करते हैं। अब ये प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्रोग्राम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ एक क्लास में बैठ के नहीं होता है। ये आपको 18 महीने टेक्नोलॉजी के थ्रू, ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू, ब्लेंडेड लर्निंग को अगर मैं समझाना चाहूं तो वीडियो बेस्ड कंटेंट के थ्रू। ये वीडियो बेस्ड कंटेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये इसके थ्रू हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि हमारे हर बच्चे को, चाहे वो देश के किसी भी कोने से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको समान लेवल का ज्ञान और ट्रेनिंग मिले। किसी बच्चे को कम या ज्यादा ना मिलके सभी बच्चों को बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग मिले। दूसरा हमने क्या किया, हमने अपने 2 साल के प्रोग्राम में 6 महीने का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा है। अब इंटर्नशिप प्रोग्राम उन्हें कैसे हेल्प करता है? इंटर्नशिप उन्हें हेल्प करती है वो सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जानने के लिए जो बच्चा इस 2 साल के प्रोग्राम को करके फेस करने वाला है। तो इंटर्नशिप कहाँ होती है? इंटर्नशिप होती है उनके खुद के शहरों में बड़े बड़े अस्पतालों के साथ, जैसे गुड़गांव में फोर्टिस है, आर्टेमिस्ट है, दिल्ली में बीएलके है, या मेदांता है, इतने बड़े बड़े अस्पताल के साथ, या जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब है, या एसआरएल डायग्नोस्टिक्स है, या पैथ काइंड है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उनके साथ जाके हमारे बच्चे 6 महीने तक का इंटर्नशिप करते हैं। ये इंटर्नशिप उन बच्चों को वो मौका देती है कि वो डॉक्टर्स के साथ जाके काम करें, बेहतरीन भारत के बेहतरीन डॉक्टर्स से सीखने को मिलता है। दूसरा, उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जब वो पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो कौन सी दिक्कतें हैं जो रियल टाइम में उन बच्चों को आएंगी, वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो वो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। राघव, आपकी ये जो टाइप्स हैं ये केवल दिल्ली तक सीमित है या फिर ये देश भर में आपके टाइप्स हैं? थैंक यू आशीष, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि विरोहन के साथ जुड़ने के बाद जब भी मैं देश के विभिन्न शहरों का दौरा करते हैं और हमें मौका मिलता है बच्चों के साथ जुड़ने का, तो ये क्वेश्चन हमें हर जगह से आता है और ये एक बहुत ही वाजिब और वैलिड प्रश्न भी है। तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि हमारा टाइप या हमारा ये दायरा सिर्फ दिल्ली या नागपुर या देश के किसी 1 या 2 कॉर्नर तक या शहरों तक सीमित नहीं है जी। हम देश में अभी 15 से ज्यादा कैंपसेस में रनिंग है। अब 15 से ज्यादा शहरों में आपका होना ये बताता है कि हमारा जो कनेक्ट है स्टूडेंट के साथ जी, या जो हमारा कमिटमेंट है हेल्थ केयर में बच्चों को ट्रेन करने का, वो कितना सुदृढ़ है, वो कितना ज्यादा स्ट्रेंथन्ड है जी। तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं, अभी तक जैसे हमने कुछ 6000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है, राइट, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि हमारे 100% बच्चों ने इंटर्नशिप करी है। तो जो हमारा इंटर्नशिप का ट्रैक रिकॉर्ड है आशीष, वो 100% है। 100% ट्रैक रिकॉर्ड बड़े से बड़े कॉलेजेस का नहीं होता है जी। हमारा जो स्टूडेंट्स ऑन जॉब का ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी हमारे कितने प्रतिशत बच्चे जो हमारे साथ पढ़े थे वो आज नौकरी कर रहे हैं बड़े अस्पतालों के साथ, बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ, वो 95% से भी ज्यादा है, विच इज 95% एंड अबव। अब ये क्यों जरूरी है या ये कैसे हो पाया? ये ऐसे हो पाया कि हमारा मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद बच्चों को तैयार करना है उन जॉब्स के लिए, उन हेल्थ केयर के जॉब रोल्स के लिए जिनकी आज जरूरत है। और जब हम बच्चों को 3 मुख्य टाइप की ट्रेनिंग देते हैं, पहली उस नॉलेज की जो बच्चों को अपने करियर में चाहिए होगी वो, दूसरी वो इंटर्नशिप 6 महीने तक की जो बच्चों को और बच्चों से बहुत बेहतर बनाती है, और तीसरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अभी क्या होता है कि हर कॉलेज आपको सिर्फ किताबी ज्ञान देता है, फिर कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो 2 से 3 महीनों की इंटर्नशिप कराते हैं। हम वहां पे भी उस दायरे को आगे बढ़ाकर हमने उस इंटर्नशिप का दायरा 6 महीने तक किया, क्योंकि हमें पता है कि जितनी ज्यादा हम फोकस इंटर्नशिप पे कर पाएंगे, रियल टाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे कर पाएंगे, उतना ही बेहतर हमारा बच्चा बन पाएगा। और फाइनल ये कि हमने अपने हर बच्चे को पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलप किया। तो हमारी एक बहुत ही स्पेसिफिक ट्रेनिंग है जिसको हम बोलते हैं ELPSL ट्रेनिंग। उसका फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज एंड पावर स्किल ट्रेनिंग। तो जब एक बच्चा नौकरी करने जाता है तब उस हॉस्पिटल की या उस डायग्नोस्टिक कंपनी की या किसी भी कंपनी की
जैसे आप भी अभी नौकरी करते हैं, आपकी टीम में भी ढेरों लोग होंगे, तो जी। आपकी जो उनसे एक्सपेक्टेशन है वो काम के बियॉन्ड भी होती है। राइट। वो क्या डिजिटल लिटरेसी में ट्रेंड है, मतलब क्या वो लैपटॉप कंप्यूटर्स चलाना जानते हैं, क्या उनकी इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है या नहीं, क्या वो बेटर प्लान कर पाते हैं या नहीं, क्या वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाते हैं या नहीं, क्या वो टीम मैनेजमेंट कर पाते हैं या नहीं, क्या उनका वर्क ओरिएंटेशन एक गोल की तरफ है या नहीं। तो ये अलग अलग टाइप के 9 स्किल्स हैं जिनमें हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, जब जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो 18 महीने की इन क्लास की ट्रेनिंग है, जी। हर रोज आशीष 1 घंटा डेडिकेटेडली इस ट्रेनिंग पे दिया जाता है। बहुत तो इतना एम्फेसिस दिया जाता है बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, उसकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और रेगुलर पढ़ाई के साथ, कि जो हमारे बच्चे जो पास होके बाहर आते हैं, तो जो उनका लेवल है, जो उनका कैलिबर है, वो किसी भी अन्य बच्चे से कहीं ऊंचा है। और यही वो कारण है जिससे आज हम अपने 6000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन करके सक्सेसफुली उनकी लाइफ को चेंज कर पाए। राइट। और आज हमारे बच्चे देश के कोने कोने में हिंदुस्तान के बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स के साथ काम कर रहे हैं। राइट। और ये प्रगति और ये जो सक्सेस है, ये हर रोज, हर बीते दिन के साथ बढ़ ही रही है। और हमें लाखों लाखों, कहीं पहले हमें हजारों बच्चों के फोन आते थे, मैसेजेस आते थे, रिक्वेस्ट आती थी, अब वो नंबर बढ़ के लाखों में हो गया है जब बच्चे विरोहन के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं। राइट। राघव, आपने बात किया इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का, और जो आपने आंकड़े दिए वो सही में बहुत, मतलब इंडस्ट्री में हाईएस्ट लग रहे हैं। या मैं जानना चाहूंगा, क्या ये इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए आप सपोर्ट करते हैं या आपकी विरोहन की सपोर्ट रहती है? ओके, ग्रेट। तो आशीष, मैं इसको थोड़ा सा एक बार बच्चों को और आपको भी इसका थोड़ा सा हमारा जो प्रोसेस है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा। तो कैसे होता है कि जब एक बच्चा हमारे विरोहन के साथ जुड़ता है, तो हमारा भी एक दायित्व बन जाता है जब हम उस बच्चे को ये प्रॉमिस करते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने हजारों बच्चों ने पढ़ाई करके 100% इंटर्नशिप का ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा, या हमारा 95% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। तो इसमें 2 चीजें हैं। जब कोई अन्य कॉलेज या कोई अन्य संस्था ये कहती है कि हमारे पास 100% इंटर्नशिप सपोर्ट है या प्लेसमेंट सपोर्ट है, तो अधिकतर कॉलेजेस हिंदुस्तान में क्या करते हैं कि वो बच्चों से ही गुजारिश करते हैं कि ठीक है, आप ये इंटरव्यू दे दीजिए जी। और वो बच्चे उस इंटरव्यू में अगर असफल होते हैं तो फिर उस बात से आगे कोई भी नहीं बढ़ता है। जबकि विरोहन क्या करता है, विरोहन उस बच्चे के इंटरव्यू से पहले, कहीं पहले, उस बच्चे के पहले दिन से जब वो विरोहन ज्वाइन करता है, उसका वो पूरा ग्रोथ प्लान बनाता है। हम बच्चों को इंटर्नशिप के लिए तैयार करते हैं। अब ये तैयारी 2 तरीकों से होती है। पहली तैयारी है उसको सही नॉलेज, सही ट्रेनिंग देने की। अगर हम बच्चे को सही ट्रेनिंग नहीं देंगे तब भी बच्चे के सक्सेस के चांसेस कम है। तो सबसे पहला है कि हम बच्चे को सही ट्रेनिंग देते हैं। हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे हर बच्चे को सारे कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग हो, क्योंकि जो हमारा डिजिटल ब्लेंडेड लर्निंग का तरीका है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, वो तरीका इतना ऑटोमेटेड है कि जब तक हमारे सब बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तब तक नए कॉन्सेप्ट्स बच्चों के साथ शेयर नहीं किए जाते। तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं हो सकता कि हमने बच्चों के ऊपर बहुत सारा कॉन्सेप्ट थोप दिया है और बच्चे शायद उस पूरे कॉन्सेप्ट के बोझ के तले दब गए। हम एक एक करके बच्चों को वो कॉन्सेप्ट बिट साइज, मतलब छोटे साइज के वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। हमारे फैसिलिटेटर्स उनको एक्सप्लेन करते हैं और धीरे धीरे बच्चा रोज एक कॉन्सेप्ट सीखता जाता है और धीरे धीरे अपने ट्रेनिंग में, अपने नॉलेज में आगे बढ़ता है। ये पहला तरीका है। दूसरा हमारा स्टेप है बच्चों को तैयार करने का, कि उसको, बच्चों को पता हो कि इंटर्नशिप में आप इंटरव्यू के लिए कैसे रेडी हो पाते हैं। तो क्या आपको इंटरव्यू की स्किल्स आती हैं, क्या आप अपना बेहतरीन सीवी बना पाए, क्या आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ट्रेन हो पाए, क्या आप अन्य ऐसी स्किल्स ले पाए जिससे आप क्योंकि जब एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है तब उस बच्चे का कंपटीशन सिर्फ विरोहन से के बच्चों से नहीं है, उस बच्चे का कंपटीशन बाहर के बच्चों से भी है, क्योंकि एम्प्लॉयर तो बाहर दूसरे कॉलेजेस में भी इंटरव्यू ले रहा है। तो हमारे सक्सेस का जो मेन कारण है वो ये है कि हम बच्चों को अपनी इन क्लास ट्रेनिंग देते हैं, हम बच्चों को ELPSL यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं और हम बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन इंटर्नशिप की ट्रेनिंग देते हैं,
जिससे बच्चा फाइनली अपने फाइनल रिक्रूटमेंट के लिए शायद सिर्फ विरोहन के ही बच्चों में नहीं, देश के किसी भी बच्चे से ज्यादा बेहतरीन कैलिबर रखता है और वो गुणवत्ता रखता है, जिससे उसका सक्सेस रेट बढ़ता है। परफेक्ट। राघव, थैंक यू सो मच। आपने काफी विस्तार में हमें ये समझाया, और आई थिंक काफी सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मतलब पहले मेरे लिए क्लियर नहीं थे। सो बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं अंत में मैं इसमें एक छोटी सी गुजारिश और करना चाहूंगा। जी। शायद मुझे लगता है कि वो हमारे बच्चों के लिए काफी ज्ञानवर्धक होगा और जरूरत भी होगी। कैसे है कि अभी जैसे 10-15 मिनट में या कम समय के अंदर हम सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो मैं अपने जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या मित्रगण यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं इस मंच पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने निकटतम विरोहन कैंपस जाइए। वहां हमारे पूरी टीम होती है, हमारे एडमिशन डायरेक्टर्स होते हैं, डेमो रूम्स होते हैं, तो वहां पे वो आपको और भी बेहतर तरीके से ये पूरा डेमो प्रोसेस, हमारे पढ़ाने का, हमारे ट्रेनिंग का, हमारे इंटर्नशिप का प्रोसेस एक्सप्लेन कर पाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट। आपकी अगर कोई भी डाउट है जो बच्चे यहाँ नहीं पूछ पाएंगे, या उनके पेरेंट्स को कोई डाउट है, या हमारी तरफ से और भी बहुत सारे टाइप के सपोर्ट है, जैसे हमारी तरफ से एक फाइनेंशियल सपोर्ट बच्चों को मिलता है, जिसमें हम बच्चों को स्टूडेंट फाइनेंसिंग सपोर्ट देते हैं, आसान भाषा में स्टूडेंट लोन प्रोवाइड कराते हैं। हमारे काफी सारे पार्टनर्स के साथ टाई अप है जो कि 0 कॉस्ट ईएमआई पे है, यानी उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो ऐसे अनेकों अनेक सपोर्ट हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जो विरोहन देश के बच्चों को हेल्थ केयर में अपना करियर बनाने के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चे अगर अपने निकटतम विरोहन कैंपस में जाएंगे तो उन्हें और भी ढेर सारी बातें पता चलेंगी, और ज्यादा ज्ञानवर्धक उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी आज सभी बच्चों से कि वो समय निकालकर, आज सैटरडे या संडे हमारी टीम्स विरोहन कैंपस 7 दिन ओपन होता है, तो वो अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जाएं और हमारे एडमिशन डायरेक्टर से मिले, जिससे उनको अपने सारे डाउट्स क्लियर करने में मदद मिल सके। परफेक्ट। हमने एक लिंक भी शेयर किया है दोबारा से, यदि आप ये फ्री काउंसलिंग हमारे एडमिशन डायरेक्टर और सेंटर सीईओ के साथ यदि आप बुक करना चाहते हैं, तो जैसा राघव ने कहा, या आप प्लीज इस लिंक को फिल करके, या इस लिंक को फिल कीजिए, और हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द विल रीच आउट टू यू, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। या राघव, दीपशिका, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। आपने समय निकाला और इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी विद रिगार्ड्स टू दी हेल्थ केयर, दी अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, और कैसे विरोहन काम कर रहा है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है फिलहाल मार्केट में। जितनी डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन रहा। या थैंक यू सो मच आप सबका जो हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड यदि आपके पास अभी भी कोई भी प्रश्न हो, तो आप फील फ्री टू बेसिकली लीव द मैसेज इन द कमेंट्स। हमारे पास आपके काफी सारे रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, हमारे पास आपने काफी लोगों ने गूगल फॉर्म भी भर दिए हैं, तो हम आपको रीच आउट करके हम आपकी काउंसलिंग जल्द से जल्द सेटअप करवाएंगे, आज और कल में नजदीकी विरोहन कैंपस में। अंत में मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाल के आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष। I couldn't understand what you were saying.